मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र आज 21 साल की है, लेकिन मुझे 3 साल की उम्र से ही अजीब से डरावने सपने आते थे। माँ कहती थी कि मैं बचपन से ही नींद में दौड़ने और भागने की कोशिश करता था और चीखता और चिल्लाता रहता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझे स्लीप पैरालिसिस होने लगा। मुझे नींद में ही ऐसा लगता था जैसे कि कोई मुझ पर हावी हो रहा है। मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मुझे चाहे जितनी भी नींद क्यों ना आए, मैं कोशिश करता था कि मैं नहीं सोऊं। फिर शुरू हुआ वो एक सपना जो हर रात मुझे पागल कर देता था। सपने में मैं अपने आप को एक जंगल में दौड़ता हुआ पाता। पूरा अंधेरा था उस जंगल में। मैं सिर्फ दौड़ता जा रहा था, जैसे मानो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर अचानक से उस जंगल में नहीं बल्कि अपने स्कूल की रेस में भाग रहा होता हूँ, और उस रेस में मैं अकेला था। पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कोई आवाज़ नहीं हो रही थी सिवाय मेरी भारी होती सांसों के और बढ़ती हुई धड़कन के। ये रेस ख़त्म भी हो जाती, मगर फिर भी मैं भागता रहता। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं रुक नहीं पाता। ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास है और मुझे रुकने नहीं देना चाहता है। भागते भागते पूरे मैदान में बैठे भीड़ के लोग मेरे पीछे दौड़ने लगते हैं, पर आवाज़ कोई नहीं कर रहा होता है। और जैसे जैसे ये भीड़ मेरे पास आती है, मैं उस मैदान से भागते भागते अचानक से खुद को एक ट्रैफिक जाम में फंसा पाता हूँ। वो मैदान जितना ज़्यादा शांत था उतना ही आवाज़ कर रहा था ये ट्रैफिक जाम। चारों तरफ हॉर्न का बजना, गाड़ियों के इंजन का शोर और धुआं, और तभी उस बीच मेरे फ़ोन बजता है। वो फ़ोन दरअसल हॉस्पिटल से आया था। उस फ़ोन से मुझे ये पता चलता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचना है। मैं माँ के पास पहुँचने के लिए भागने लगता हूँ और उसी ट्रैफिक जैम में गाड़ियों के बीच बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ भागता रहता हूँ। मैं भागते भागते खुली सड़क में निकल जाता हूँ और अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। फिर मैं खुद को देखकर रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं तो दौड़ ही नहीं सकता था। मेरे पैर ही नहीं हैं। आप देख रहे हैं कहानी उस दुनिया की। ये बात है 6 साल पहले की। मुझे शुरुआत से ही भागना दौड़ना पसंद था। मेरे स्कूल में एथलेटिक्स डे हुआ करता था, जिसमें मैं ज़रूर हिस्सा लेता था। वो दिन भी एथलेटिक्स डे का ही था। मैं जब 3 साल का था तो मेरे पापा मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। माँ की भी काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन कैसे भी करके मेरी माँ मेरी रेस देखने स्कूल आई थी। मेरी रेस का टाइम हुआ, मुझे मैदान पर बुलाया गया। रेस की घंटी बजी और उस घंटी के साथ साथ मैंने भागना भी चालू किया। मैं काफ़ी तेज़ भाग रहा था। सब लोग मुझसे काफ़ी पीछे रह गए थे। मैं बस वो रेस जीतने ही वाला था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे पीछे से काफ़ी ज़ोर का धक्का मारा हो, और मैं मुंह के बल बहुत ही बुरी तरीके से उसी मैदान में गिर गया। मुझे उसके बाद का एक पल भी नहीं याद था। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल में हूँ। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था और मेरा बदन भी तप रहा था। मेरे सर पे भी काफ़ी चोट आई थी। मुझे काफ़ी प्यास लगने लगी तो मैंने पानी मांगने के लिए मुंह खोला। जब मैंने मुंह खोला तो दर्द से बंद मुंह में घुटी हुई चीख निकली। दरअसल मेरे होंठ में टाँके लगे हुए थे। बहुत बुरी तरह चोट आई थी मुझको। मेरे बिस्तर से लगकर एक चेयर थी, जहाँ मैंने देखा कि एक लड़का उस चेयर में बैठ के मुझे ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल एक सफ़ेद पन्ने के जैसे था। मैं उसको जानता तक नहीं था। मेरा मुंह सिया हुआ था तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी माँ मुझे देखने अस्पताल आई थी तो मैंने किसी तरीके उनसे पूछा कि माँ, ये लड़का कौन है। मेरी माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई और नहीं है। मेरे बार बार ये पूछने की वजह से माँ और डॉक्टर्स को लगने लगा कि मेरे सर पे चोट आने की वजह से ये सब हो रहा है। उसी अस्पताल में एक न्यूरो डिपार्टमेंट भी था, जहाँ मेरा चेकअप कराया गया, और डॉक्टर ने बताया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है दिमाग में। 3-4 दिन बाद मुझे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया। मैं बाहर से तो ठीक था, पर अंदर ही अंदर मैं जान गया था कि मेरे बचपन के सपने अब सच होने वाले हैं, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल से ही मेरी ज़िंदगी में आ चुका था वो। मेरी बातें सुन के लोग मुझे पागल समझने लगे थे। मुझे जिस दिन अस्पताल से डिस्चार्ज कराया गया था, उसी रात को मेरे साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो मुझे आज तक खटकता है।
मैं अपने कमरे के बिस्तर पे लेटा था तो करवट बदलते समय मेरी आंख खुली हुई थी। मैंने एक लड़के को दीवार के आर पार मेरे करीब आते देखा और जब गौर से देखा तो पता चला कि ये वही लड़का था जो मुझे अस्पताल में दिखा था। मैं डर के मारे उठकर बैठ गया, लेकिन वो अब गायब हो चुका था। उसी वक्त ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बिस्तर पर पटक दिया हो। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन ना ही मैं हिल पा रहा था और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। मेरी चीखें गले में ही घुट रही थीं। मैं लाख कोशिशों के बावजूद सिवाय अपनी आंखों की पुतली के हिलाने के और कुछ नहीं कर पा रहा था। उस रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। कम्बल धीरे धीरे करके मेरे शरीर से हट गया था। पूरी रात मैं ठंड में कांपता रहा था और ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर पे हावी हो गया है। ना मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही मैं कुछ कर पा रहा था। बस जो हो रहा था सब सहता गया और सुबह के पहली किरण के साथ ही सब कुछ ठीक हो गया था। ऐसा रोज़ होता था अब मेरे साथ। मैं अंधेरे से डरने लगा था, लाइट जलाकर ही सोता था। जितनी भी बार मैंने माँ को बताने की कोशिश करी तो माँ को ऐसा लगने लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। एक रात एग्ज़ाम से पहले मैं अपने बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। माँ मुझे देखने आई तो मुझे बिस्तर पर अच्छी तरीके से लिटाकर और मेरे ऊपर कंबल उड़ाकर बाहर निकलते वक्त लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करने के साथ ही मेरी आँख खुल चुकी थी। दरवाज़ा मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे बंद होते होते अचानक से रुक गया। दरवाजे के उस खुले हुए भाग से दो आंखें मुझे साफ साफ दिख रही थी। मैं ये हर रात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं हड़बड़ा के उठकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर की ओर भागा और भागते भागते पीछे पार्क वाले मोड़ चला गया। मैं जानता था कि सिगरेट पीना मौत को खुद बुलाने जैसा है, लेकिन छुप छुप के पीने की आदत लग चुकी थी मुझे। मैंने सिगरेट पी के पीछे फेंक दी और पेड़ के सहारे गहरी सांस लेकर रोता जा रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तभी अचानक पीछे से जलने की बू आई। पलट के देखा तो पार्क के पत्ते और कचड़ों में आग लग चुकी थी। साथ ही सूखे पेड़ों और पत्तों में भी आग लग चुकी थी। इस वक्त ये आग तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी और मैं भाग रहा था। भागते भागते मुझे समझ आ चुका था कि मुझे क्या करना है। मैं वापस उसी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा और कमरे की लाइट ऑफ करके चुपचाप लेट गया। उसके बाद वही हुआ जो हर रात मेरे साथ होता है। सुबह उठने के साथ ही सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले स्कूल की तरफ से एक आखिरी इंटर स्कूल टूर्नामेंट था। हम सब खेलने गए थे वहाँ। सब कुछ वहाँ अच्छा चल रहा था। मैंने 3 गोल्ड मेडल भी निकाले थे, मगर पूरे वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कोई देख रहा था या मेरा कोई पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे घर वापस जाने का कोई इंतज़ार कर रहा है। हम लोग वापसी के लिए रवाना हुए तो हमारी स्कूल बस एक ट्रैफिक जाम में फंस गई कि तभी मेरे पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन दरअसल हॉस्पिटल से था और मुझे ये पता चलता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो एडमिट है। मुझे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचना था। मैं जानता था कि इस ट्रैफिक से निकलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो मैंने बस से उतर के भागना शुरू किया। हॉस्पिटल वहाँ से मात्र 30 मिनट की दूरी पर ही था। मैं मोड़ पे पहुँचते पहुँचते ही सिग्नल खुल गया और गुजरते ट्रैफिक में एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मैं बीच सड़क पे गिर पड़ा था। एक कार मेरी आंखों के सामने डिसबैलेंस होते हुए मेरे बहुत करीब से निकली। दर्द तो बहुत तेज़ हुआ, लेकिन मैं बेहोश हो चुका था। मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस सच्चाई से भाग पाने के लिए मेरे पास मेरे पैर भी नहीं थे। दरअसल वो कार मेरे पैर के ऊपर से निकली थी। मैंने अपने पैर खो दिए थे, अपनी माँ खो दी थी और पापा भी इस दुनिया में नहीं थे। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर पे नर्स और नौकर लगा दिया था, जो मेरा दिन भर ख्याल रखते थे, मेरी देखभाल करते थे, वक्त पे दवाइयाँ और खाना पीना देते थे। लेकिन जब किसी इंसान को जीना ही ना हो तो भला उसको भूख प्यास कहाँ से होगी। एक मशीन की तरह जी रहा था मैं। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी मैंने। बस दिन भर घर में पड़ा रहता था। माँ को याद करा करता था, पापा को याद करा करता था। अपना ही हंसता हुआ चेहरा भूल गया था मैं। मुझे अब नींद में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं अब लाइट्स ऑफ करके ही सोता था। मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी और उन डरावने सपनों का भी आना बहुत कम हो गया था।
लेकिन इन सब के बावजूद ज़िंदगी में अकेलापन से बहुत तंग आ गया था मैं। मुझे नर्स खाना खिला के दवा देकर चली गई थी और मैं चुपचाप कमरे में एक लाश की तरह बैठा हुआ था। बैठे हुए ही सोचा कि आज सब दर्द को एक झटके में ही ख़त्म कर दूंगा। मैंने अपना हाथ टेबल पर रखा और वहाँ पर एक फल काटने वाला चाकू उठाया और कलाई पर रख के काटने ही वाला था कि मुझे एक बार फिर से वही लड़का दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो थोड़ा बदला बदला सा था। इस बार वो लड़का मुस्कुरा रहा था। मैंने अपनी कलाई काटू इससे पहले ही उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि चाकू मेरे हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। मैं बिना पैरों के हाथों के बल घिसट रहा था, पर चाकू के पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। शायद उस लड़के को मुझे ज़िंदा देखने में और मुझे इतना दर्द में देखने में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मैं ऐसे ही घिसटते हुए बिस्तर के नीचे गिर गया और टेबल के पास तक पहुंचकर सारे ड्रॉर्स खोल कर चेक करने लगा कि शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकूं। तभी मेरे हाथ में एक डायरी पड़ी। वो डायरी मेरी माँ की थी। मेरी माँ ने मुझे कभी उस डायरी के बारे में नहीं बताया। मैंने उस डायरी को खोला तो मुझे ये पता चला कि मेरी माँ को भी वही लड़का दिखता था जो मुझे दिखता है। जब मैंने आगे पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि मैं जब 3 साल का था तो मेरे घर में एक काम वाली बाई आया करती थी। वो बाई मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि उनका बेटा था एक जो कि मेरे उम्र जितना ही था। वो कभी कभार अपने बेटे को मेरे घर ले आया करती थी मेरे साथ खेलने के लिए, और मेरी और उनके बेटे की अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी। जो खिलौना उसको चाहिए होता था वही खिलौना मुझे भी चाहिए होता था। एक दिन खिलौनों को लेकर चीना चपटी में उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरा सर जाके पलंग से भिड़ा और सर से खून बहना चालू हो गया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरे पापा जो कि उस समय उसी कमरे में थे, उनको मेरा बहता खून देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उस लड़के को खींचकर 2 थप्पड़ मारे। उस 4 साल के बच्चे के आंख से एक आंसू तक नहीं निकला। वो बस मुझे ही घूर रहा था। उसकी माँ जो कि उस दरवाजे पे खड़ी थी ये सब देख रही थी। रोते रोते आई और उसे लेकर घर चली गई। उस लड़के को काफ़ी तेज़ बुखार आ जाता है और कुछ ही दिनों में खबर आई कि वो लड़का भी इस दुनिया में नहीं रहा और उस औरत का भी कुछ अता पता नहीं था। मेरे पापा भी इस घटना के कुछ महीनों बाद चल बसे। उस डायरी में आगे लिखा था कि बेटा यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से, शायद तू बच जाए। पर भागने के लिए तो मेरे पास अब पैर ही नहीं थे।